जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया में हर साल 2 से 3 एनबीएफसी कंपनीज फॉर्म हो रही है हर साल। लेकिन देखा जाए तो 3 से 4 साल बाद या तो कुछ रीजन वर्स वो बंद हो जा रही है या तो डाउनफॉल में चली जा रही है। तो उनका डाउनफॉल में जाने का इंडिया में क्या रीजन? अभी तो बहुत कम होता है, बट ये प्रीवियसली बहुत होता था। देखिए, लोन्स में चाहे अगर मैं एनबीएफसी की बात करूं कि एक साल उन्होंने फंड किया, मान लो एक महीने में उन्होंने लगभग 100 कस्टमर्स को फंड किया, तो 100 लोगों का डाटा आ गया उनके पास में। ठीक है, ये 100 लोग डेटा, जो 100 लोग हैं, एक साल के बाद इनको फिर से नर्चर किया जाता है। एक साल के बाद उनकी ही टीम वापस कॉल करती है कि सर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या। 2 घंटे में ऑलमोस्ट आप 40 to 50 कॉल्स अटेंड कर सकते हो। तो 40 से 50 कॉल अगर पर डे कर रहे हो तो महीने में कितना हो गया? ऑलमोस्ट 500-600 कॉल हो गया। ठीक है, तो 500-600 कॉल अगर आप कर रहे हो महीने में, तो क्या एक लीड जनरेट नहीं होगा? मैं एकदम वर्स्ट सिनेरियो बात कर रहा हूँ, एक लीड तो होगा ही होगा। बट कंपनी बोलती है या मार्केट बोलता है 5 से 10% होता है। मैं 1% लेके चलता हूँ। अगर उनकी एक सीएनसी की लीड अगर जनरेट कर लिया। In this podcast, Santosh Suna sir is joining us, who is a lone freelancing expert, has helped 500 plus professionals to build their career with his 18 years of experience. As usual, THS brings something new, something different and something special to our 101 podcast channel. Let us welcome Coach Santosh Suna sir on THS. Santosh Suna sir, बहुत बहुत स्वागत है आपका THS में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हमारी कंट्री में 5 लाख लोग से भी ज़्यादा लोग जोमेटो जैसी कंपनीज में एज अ डिलीवरी एजेंट काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रमोशंस, इवन दे आर पुटिंग देयर 8 to 10 आवर्स देयर, और उन्हें इस चीज़ को करते हुए बहुत समय हो गया एंड दे डोंट हैव नॉलेज कि वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। So can those people work with NBFCs and private bank, and how can they start their business with them? देखो, पहला चीज तो ये बोल रहा हूँ कि आपने जैसे बोला कि प्रमोशन, वहाँ प्रमोशन वाला कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई पोस्ट वाला चीज नहीं है ना, कि उनका पोस्ट बढ़ेगा। जैसे बैंक्स में होते हैं एरिया मैनेजर, बिजनेस में ब्रांच मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर्स, तो वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको एक जगह से पार्सल उठाना है और एक जगह पार्सल छोड़ना है, तो वहाँ पहली बात तो प्रमोशन वाला कोई चीज़ है ही नहीं। उसी लेवल पे जब तक उनका हाथ पैर काम कर रहा है वो तब तक ही काम करेंगे। ठीक है, और पैसा कमाएंगे। मैक्सिमम 20 से 25 हज़ार रुपये वो 8 to 10 आवर्स में करते हैं। दूसरा चीज़, वहाँ पर वो कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं, है ना, कि ऐसा कोई स्किल जो उनको फ्यूचर में कोई काम आए, है ना, कि पैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया जा रहा है या कोई भी ऐसा स्किल जो उनको फ्यूचर में काम आए, ऐसा स्किल भी नहीं सीख रहे हैं वो। बट अगर वही टाइम अगर वो बैंक और एनबीएफसी के साथ वो टाइम देते हैं तो उतने ही टाइम में वो उसका 3 गुना पैसा कमा सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि वो वहाँ स्किल सीख रहे हैं। क्या स्किल सीख रहे हैं? बैंक्स के बारे में जान रहे हैं, टैक्सेस के बारे में जानेंगे, इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, व्हीकल्स के बारे में जानेंगे, इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। मतलब काफ़ी की स्किल सीख रहे हैं जो कि आगे चल के उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मतलब एज ए स्किल काम आएगा। अगर फ्यूचर में चाहते हैं कि बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आगे किसी बच्चों को आगे चल के पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें उनको काम आएगा, जो आप ये डिलीवरीज में या जितने भी लोग फील्ड में काम करते हैं, नॉट ओनली डिलीवरी जोमेटो एंड स्विगी, और भी जो भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो फील्ड का लोग काम करते हैं, 8 to 10 आवर्स फील्ड में देते हैं, बट उनको कोई स्किल या उतना ग्रोथ या पैसा नहीं मिल रहा है, उन लोग भी इसको कर सकते हैं, जो कि 3 गुना पैसा कमा सकते हैं, स्किल भी सीख सकते हैं। And most of the people, especially northern side, their people don't have ideas about these type of things. Especially even we talk about bank managers, उन्हें भी NBFC किस तरीके के लोन प्रोवाइड करता है, उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो
क्या हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, नॉर्थ में देखिए बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे जो इंटीरियर मतलब रूरल एरिया, आप जो अर्बन एरिया है वो तो ठीक है, हाँ। बट रूरल एरिया जैसे कि आप झारखंड पकड़ लो, बिहार पकड़ लो, उत्तराखंड पकड़ लो, जो अभी स्टेट्स अलग हुए हैं, तो ये स्टेट्स अलग क्यों हुए हैं? कहीं ना कहीं इस जगहों को डेवलप करने के लिए हुआ है, बट अभी भी जो रूरल एरिया डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी वहाँ के जो बहुत सारे बच्चे हैं, इवन बच्चे बड़े लोग वहाँ से जाके शहर में जाके 10,000 12,000 का काम कर रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम जो उनको 10,000 12,000 का मिलता है, और उसमें 8 से 10 घंटा का वो टाइम देते हैं। तो मैं ये चीज़ उनको बताना चाहता हूँ कि वो अपने ही शहर में, अपने ही गांव में रह के ये काम को कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रूरल एरिया है जहाँ पर खेती बहुत होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, हो सकता है कि वहाँ जॉब की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट अगर बैंक्स तो होंगे वहाँ, एनबीएफसी, क्योंकि आज की डेट में बैंक और एनबीएफसी हर जगह है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। तो अगर कोई एक बंदा, वहाँ पर कार नहीं है, कमर्शियल नहीं है, खेत है तो ट्रैक्टर्स रहेंगे। अगर एक लड़का इस काम को करता है, अगर वो महीने में 5 से 7 ट्रैक्टर भी अगर बैंक या एनबीएफसी को देता है कि ये ट्रैक्टर को फंड कर दो, तो बैंक उसको अगर एक गाड़ी में 2% भी देता है, मतलब 5 लाख का फंडिंग होता है, उसका 2% भी 10,000 रुपये होता है। तो मान लीजिए अगर ऐसा 5 गाड़ी कर दिया तो कितना हो गया? लगभग उसने 50,000 रुपये कमा लिया। दूसरा चीज़, वो अपने घर पे ही है, मतलब सुबह अगर निकलेगा तो शाम को जाएगा, अपना घर का रोटी खा सकता है, अपना घर का खाना खा सकता है, ठीक है, और अपने घर को डेवलप कर सकता है। उन लोग क्या करते हैं कि शहर चले जाते हैं, 10 से 12,000 में, आपको पता है बहुत मुश्किल होता है 10 से 12,000 में अपना भी खर्चा निकालना, किराए का खर्चा निकालना, मतलब खाना खाना, फिर घर में कुछ पैसे भेजना या अपने लिए बचाना बहुत मुश्किल होता है। आज आपको ही पता है 10 से 12,000 रुपये बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना जीवन चला सको, ठीक है। तो मैं इस माध्यम से, बिजनेस विद बैंक के माध्यम से, मैं उनको वो रोजगार देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ना ही गूगल में है ना ही यूट्यूब में है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल फैशन में चल रहा है, फैशन नहीं, ट्रेंडिंग में चल रहा है स्टॉक्स के बारे में। अरे स्टॉक्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। और अगर पैसा है भी तो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो पक्का वो पैसा को डुबाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ जो है मेरे माध्यम से या मेरे प्लेटफॉर्म से उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये भी एक दुनिया है, ये भी एक चीज़ है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। और मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इनिशियल लेवल पे अगर करते हो तो आपको एक्सपीरियंस प्लस पैसा दोनों मिलेगा, प्लस आगे चल के आपको जॉब भी मिलेगा। Okay. So, what is the difference between private banks and NBFCs in terms of loan? देखिए, प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी लोन्स के मामले में दोनों सेम है ना। जो प्राइवेट बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं वही एनबीएफसीज भी प्रोवाइड करते हैं, बट क्या होता है कि प्राइवेट बैंक्स का ना एक लिमिट होता है, एक जियो लिमिट होता है ना, कि जहाँ भी उनका ब्रांच है उस ब्रांच से 50 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स का ही रेंज रहता है। और प्राइवेट बैंक्स जो है ना हर जगह अवेलेबल नहीं है। बट यही अगर आप चोलामंडलम की बात करो या बजाज फाइनेंस की बात करो या महिंद्रा फाइनेंस की बात करो, वो तो हर रूरल्स में उनका अच्छा पकड़ है। तो रूरल्स में उन लोग जाके वो डोर टू डोर सर्विस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर मान लो गांव से और आपको कार लेना है, तो उन लोग आके, अगर आप फ़ोन में बोलोगे ना मुझे कार चाहिए, तो उन लोग आके आपको फंड कर देंगे। बट जो प्राइवेट बैंक्स या जो पीएसयू बैंक्स होते हैं, जैसे पीएसयू बैंक्स में नेशनलाइज्ड बैंक्स, वो बैंक्स जो है ना आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं देंगे, मतलब आपके घर पे आके आपको फॉर्मेलिटीज़ नहीं करेंगे। बट एनबीएफसी, इवन अभी प्राइवेट बैंक भी थोड़ा सा एक्टिव हो गए, तो प्राइवेट बैंक भी आके आपके डोर पे आके एग्रीमेंट करेंगे, सारा स्कीम समझाएंगे और आपको लोन कर देंगे। बट प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी में प्राइवेट बैंक और पीएसयू में थोड़ा सा अभी सर्विसेज का इशू है। बट एनबीएफसी इसी सर्विसेज की वजह से उन लोग ग्रो कर रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और ब्रांचेस भी वो बढ़ा रहे हैं। हर साल 1 या 2 एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स हर साल नए कंपनीज खुल रहे हैं। इससे क्या है कि ना, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा
कि उन लोग ब्रांच ओपन कर रहे हैं, हर स्टेट पे जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो अगर आप रेडी हो, अगर आप ऑलरेडी बैंक और एनबीएफसी का काम कर रहे हो, तो अगर वहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है तो उस लिस्ट में सबसे आगे हो ना आप। अगर किसी बैंक एनबीएफसी को एम्प्लॉय चाहिए और किसी को उसको बना बनाया एक्सपीरियंस आदमी मिल जा रहा है, तो उसके लिए तो अच्छा है ना। बैंक और एनबीएफसी एकदम प्रायोरिटी लेवल पे ही उसको ले लेगा, हायर कर लेगा। तो ये चीज़ मैं ये नॉर्थ में, खासकर रूरल्स में, इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को टीच करना चाहता हूँ, बताना मतलब इसको अच्छे से सिखाना चाहता हूँ कि इस चीज़ से उन लोग पैसा कमाएं। और उनके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी को अपना प्रोफेशन बनाए, बट उनकी ज़िंदगी में जो भी गोल्स है, चाहे फाइनेंशियल गोल्स है या जो भी डिज़ायर्स है, चाहे कार लेना हो, चाहे घर बनाना हो, तो इससे वो शुरुआत हो सकता है। देखो, आज हमें कुछ भी करना है, इवन आपको यहाँ से किसी जगह को डिस्टेंस कवर करना है, मतलब कहीं भी जाना है, पैसा चाहिए। आज हमें कुछ भी करना है तो हमको पैसा चाहिए। तो आपको कुछ करने के लिए आपकी लाइफ में पैसा बाधा ना बने, तो यहाँ से वो चीज़ आप कमा सकते हो। कमा के आपके जो भी है, चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको खेती करना है, चाहे आपको खेती से रिलेटेड पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है ना। तो आप इनिशियल लेवल पे ये चीज़ आप कर सकते हो, और ये कोई बुरा चीज़ नहीं है ना। ये वाइट कॉलर जॉब है, आप किसी बैंक और एनबीएफसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई, है कि नहीं। लेकिन देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनबीएफसी का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक, ऐसा क्यों? देखिए, एनबीएफसी जो है ना, वो डायरेक्ट आरबीआई से पैसा नहीं लेती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है ना, वो प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक से पैसा बोरो करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि देखो, एक चैनल हो गया, पहले आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स को फंड करती है। तो आरबीआई जो है, मान लो 7 रुपये में इन लोगों को देती है, तो अगर उनको भी अगर किसी के साथ बिजनेस करना है तो वो थोड़ा सा बढ़ा के ही देंगी ना। तो प्राइवेट बैंक्स अगर एनबीएफसी को पैसा दे रही है, तो एनबीएफसी भी सामने वाले को थोड़ा सा बढ़ा के देंगे। इस वजह से एनबीएफसी का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्लस उनका जो एनबीएफसी का जो मेन फोकस, मेन प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ लोन है। ना वो अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, ना वो एफडी कर सकते हैं, ना ही वो एसआईपी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं। ठीक है, बट उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो लोन प्रोडक्ट्स ही है। तो लोन प्रोडक्ट से उन लोग को इनकम करना है, तो इसलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर रहता है। प्लस उनका रूरल में, अर्बन में ऐसे प्रोडक्ट को फोकस करते हैं या ऐसे लोगों को फोकस करते हैं जहाँ पर वो उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो वो कहाँ से मिलता है, रूरल में। रूरल में चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे कमर्शियल लोन हो, सारा चीज़ उन लोग डोर टू डोर, उनका सर्विस बहुत अच्छा है। एनबीएफसी का सर्विसेज बहुत अच्छा है कि वो अगर उनको पता चला कि किसी को व्यक्ति को लोन चाहिए तो पहुंच जाएगा। जैसे कि हमने देखा कि एनबीएफसी सिर्फ लोन पे वर्क करते हैं, और जो प्राइवेट बैंक्स या जो भी बैंक्स हैं वो अकाउंट ओपन करना, डेटा हैंडल करना, ये सारा वो काम कर रहे हैं, जबकि एनबीएफसी सिर्फ लोन प्रोवाइड करवा रहा है। सो हाउ एनबीएफसी सॉल्व प्रॉब्लम? जैसे मैंने आपको बताया कि एनबीएफसी जो है ना, उनका जियो लिमिट मीन्स ब्रांच से वो काफ़ी दूर तक कवर करते हैं, बहुत दूर तक जाके फंड करते हैं। ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स हैं, पीएसयू बैंक्स भी हैं उन गांव में, बट पीएसयू बैंक्स का क्या है, पीएसयू बैंक अगर कोई उनके पास आ रहा है, उनका प्रोफाइल अच्छा होता है तो लोन करते हैं। ठीक है, बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत रहता है। और सेकंड आते हैं प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि ब्रांचेस नहीं होते हैं। अगर उनका मान लीजिए कोई शहर में ब्रांच है, वहाँ से अगर 80 किलोमीटर किसी कस्टमर को चाहिए, तो वहाँ अगर उनका ब्रांच है तभी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट एनबीएफसी का अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है तो वो नियर अबाउट 100 किलोमीटर तक जाके फंड कर सकते हैं उस ब्रांच से। उस ब्रांच से 100 किलोमीटर दूर जाके वो फंड करते हैं। तो एनबीएफसी जो है वो एक मायने से एक रेवोल्यूशन है। ये इंडिया के लिए एक रेवोल्यूशन इसलिए है कि एनबीएफसी आने से लोगों को लोन इजीली मिलने लगा है।
एनबीएफसी जैसे आपने बताया ना कि एनबीएफसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हाँ। एनबीएफसी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि किसी को आज की डेट में, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस आज हर इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बजाज का कस्टमर ना हो, चाहे टीवी का कस्टमर हो, चाहे मोबाइल का कस्टमर हो। तो ऐसे करके एनबीएफसी जो है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मोबाइल चाहिए तो इजीली मिल जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हो कि शहर से हो। अगर आपको कार चाहिए तो भी आप मिल जाओगा, आप अगर गांव में भी हो और आप अच्छा इनकम सोर्स कर रहे हो तो भी आपको फंड हो जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी का जो जियो लिमिट है और वो जैसे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये देखना पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स को टक्कर देंगे। अभी भी देते हैं, बट आने वाले टाइम में एकदम नेक टू नेक चलेगा इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि देखा जाए तो एनबीएफसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, सो हाउ इट मेक्स प्रॉफिट? आपका कहने का मतलब है कि एनबीएफसी प्रॉफिट कैसे कमाती है। एनबीएफसी या प्राइवेट बैंक हो या चाहे पीएसयू बैंक्स हो, आपको बता रहा हूँ ये तीनों लोन बांटते हैं, और आपको इन तीनों में लोन ही ऐसा डिपार्टमेंट है, लोन्स ही ऐसा डिपार्टमेंट जिससे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसीलिए आप देखिए एनबीएफसी का और कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ लोन प्रोवाइड्स करती है। तो लोन्स प्रोवाइड करती है, प्रॉफिट हो रहा है तभी तो प्रोवाइड कर रही है ना। और ऐसा अभी तक लगभग 550 कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं हमारे इंडिया में, 550 रजिस्टर्ड हो गए, बट अभी एक्टिवली 20 से 25 कंपनियां हैं जो कर रही है। प्रॉफिट है तभी तो कर रही है ना। और हर साल 1 से 2 एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी एज पर देखिए, अभी आपको ही पता है हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम 140 करोड़ की आबादी को एक एनबीएफसी कंपनी पूरा कवर नहीं कर सकती है, इसीलिए मल्टीपल्स कंपनी खुल रही है। तो एनबीएफसी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को लोन चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी करना हो। कोई शौक के लिए लोन लेता है, कोई मजबूरी में लेता है, किसी को ज़रूरत के हिसाब से लेता है। लोन तो हर किसी को चाहिए। तो इसीलिए एनबीएफसी जो है ना, इनका जो मेजर इनकम है वो लोन से ही है। इसीलिए एनबीएफसी जो है ना उनका लोन्स पे ही डिपेंड है। लोन्स वो उनका प्योर काम जो है लोन्स बांटना है, और उससे पैसा इनकम उनको आता है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, टाटा के बारे में तो आप सुने हैं, है ना। टाटा इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी 3 एनबीएफसी है, टाटा कैपिटल लिमिटेड, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड एंड टाटा सॉल्यूशन लिमिटेड। ऐसा करके टाटा के 3 एनबीएफसी है। तो सोचिए इससे प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो 3 एनबीएफसी चला रही है टाटा। वो अलग बात है कि अलग ग्रुप्स है। एज वी गॉट टू नो कि एनबीएफसी कैसे हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रही है और खुद भी प्रॉफिट में है, लेकिन व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस व्हाइल वर्किंग विद एनबीएफसी? क्या हमें ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जब हम उनके साथ में काम करते हैं? एनबीएफसी के साथ हाँ में जी। इन द टर्म्स ऑफ क्या मतलब, आपको वहाँ लोन लेना है तो चैलेंजेस, कि अगर आप उनके साथ बिजनेस कर रहे हो तो चैलेंजेस, आप मतलब बोथ, ठीक है। देखिए लोन तो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर होगा। अगर हर कंपनी की एक पॉलिसी एंड प्रोसेस होता है, अगर उस पर आप फिट हो रहे हो तो आपको लोन हो जाएगा, है ना। अगर आप फिट नहीं हो तो नहीं होगा, ठीक है। या कम होगा, ज़्यादा होगा, वो अलग बात है। अगर बट पॉलिसी में फिट ही नहीं हो रहा तो नहीं होगा। बट दूसरा जो है, हम अगर उनके साथ बैंक के साथ बिजनेस करते हैं तो हमको क्या चैलेंजेस आता है। देखो सबसे पहला तो ये है कि बैंक और मतलब एनबीएफसी जो है, या चाहे बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, अगर आपको उनके साथ काम करना है तो डायरेक्ट आपको कोड नहीं देती है। अगर आप उनके साथ बिजनेस करना है तो आपको डायरेक्ट आपको नहीं मिलता, तो आपको ना कॉर्पोरेट डीएसए के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस उनके साथ करना है तो सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट के साथ एसोसिएट होना है, उनके बिहाफ से, मतलब कॉर्पोरेट डीएसए के साथ एसोसिएट होने के बाद आप बैंक्स और एनबीएफसी का काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। हाउ कैन वी अर्न मनी फ्रॉम द बैंक विदाउट गेटिंग अ जॉब?
बैंक और एनबीएफसी में आपको पहले देखो समझना पड़ेगा कि हमको बैंक और एनबीएफसी में जॉब कैसे मिलेगा। ठीक है, तो बैंक और एनबीएफसी में अगर अपन को जॉब करना है तो हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या हमारे पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए जो एनबीएफसी या बैंक में उनको काम आए। आज की डेट में तो रिक्वायरमेंट यही है, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप भीड़ में ऐसे अलग से क्या करो कि आपको बैंक और एनबीएफसी में जॉब मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका है कि बैंक के साथ आप बिजनेस चालू करो। बैंक के साथ बिजनेस चालू करोगे तो क्या होगा, आप बैंक का ही काम करोगे, बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ काम करोगे, उसका आपको पैसा भी मिलेगा प्लस आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो आगे चल के बैंक और एनबीएफसी को जब उनको कोई बंदा हायर करना है तो वो आपको ही हायर करेगी ना। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसके साथ एसोसिएट हो, आप उसकी पॉलिसी से वाकिफ हो, उसके प्रोसेस से वाकिफ हो, सारा चीज़ उनके अकॉर्डिंगली कर रहे हो, तो यू आर द प्रायोरिटी ना कि यार जो बंदा मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहा है मैं उसी बंदे को हायर करूँगा ना। ऐसा होता है मार्केट में, मैं ऐसा कोई हवा हवाई आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब उनको ग्राउंड प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कोई बंदा उनके साथ एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा है तो एज ए मैनेजर, मैं 17-18 साल जॉब भी किया है, तो एज ए मैनेजर मैं देखता हूँ कि यार तुम मेरे साथ इतना महीनों से काम कर रहे हो और मेरे पास इस जगह एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? तो उससे लगता है कि यार ये जॉब मेरे लिए है, या थोड़ा सा भी जॉब माइंडेड रहता है, उसको लगता है कि नहीं यार मैं यहाँ सेफ हो जाऊँगा, सिक्योर हो जाऊँगा। क्योंकि देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बिजनेस माइंडेड होते हैं, एक लोग होते हैं कि नहीं यार मुझे जॉब करना है। तो उसको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, तो वो ज्वाइन कर लेगा। अगर मैं ऐसे इंसान की बात करूं जिसे ना एनबीएफसीज का आइडिया है, ना ज़्यादा कुछ प्राइवेट बैंक्स का आइडिया है, ना पीएसयूज का आइडिया है, सो उसके लिए ये क्वेश्चन अरेज होगा कि व्हाई ही शुड कंसिडर मोर एनबीएफसीज ओवर पीएसयूज। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी का प्रेजेंस हर जगह है। ठीक है, प्राइवेट बैंक में आज ठीक है, मानता हूँ मैं कि एचडीएफसी बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहा है, बट वो अपने पॉलिसी एंड प्रोसेस में इतना स्ट्रिक्ट है कि वहाँ काम करने में बहुत दिक्कत जाता है। मतलब अगर आप वहाँ कोई फाइल डाल रहे हैं या कोई लीड आप उनको दे रहे हो तो वो फाइल इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं होता, इतना जल्दी डिसबर्स नहीं होता, या इतना जल्दी ये समझ लो कि उनको लोन नहीं होता। बट एनबीएफसी जो है ना थोड़े से लिबरल होते हैं कि अगर एनआईपी प्रोफाइल मीन्स नॉन इनकम प्रोफाइल है तो भी लोन हो जाता है, इनकम प्रोफाइल है तो भी हो जाता है, सैलरीड हो तो भी हो जाता है। तो एनबीएफसी के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ काम करना बहुत इजी है। और वो पीएसयू और प्राइवेट बैंक से पे आउट्स भी ज़्यादा देते हैं। अब पे आउट्स आप उसको अगर सरल भाषा में मैं बताऊँ, कमीशन वो ज़्यादा देती है। अगर आप मान लीजिए कि कोई भी लीड उनको दिए तो लोन अमाउंट का वो 4% तक कमीशन देती है, तो वो बहुत ह्यूज होता है। तो अगर कोई बंदा 10,000 12,000 की नौकरी माइंड में लेके चल रहा है और उसको एक लीड से 40,000 रुपये मिल जाए तो क्या लगता है, वो जॉब करेगा कि उस काम को और कंटिन्यू करेगा और अच्छे से करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो हमारा उसके दिमाग में ये था कि 12,000 15,000 का नौकरी मेरे को कैसे मिल जाए, बट आज उसको एनबीएफसी किसी लीड का, किसी रेफरल का, रेफरेंस का 40,000 रुपये दे रही है, तो उसको वो और अच्छे से करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सही गाइडेंस नहीं है, इसके बारे में जो है जानकारी ना यूट्यूब में है ना गूगल में है। तो मैं वो चीज़ें जो हैं अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये चीज़ को सीखें और सीखते सीखते पैसे कमाएं और अपने फ्यूचर को बेहतर करें। जैसे कि आपने अभी एक शब्द यूज़ किया, लीड, सो हाउ कैन वी जनरेट लीड्स फॉर बिजनेस विद एनबीएफसीज? देखिए 2-3 तरीका होता है। अगर इस बिज़नेस को आपको करना है तो 3 चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला लीड्स, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, तीसरा कि आपको पिचिंग सही तरीके से होना चाहिए, उनके पॉलिसी एंड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है लीड बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस काम को करना इजी है, इस काम के बारे में बहुत लोगों को पता भी है, बट इस काम को करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ मिलती नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि लीड कैसे जनरेट किया जाता है, तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला ही तरीका ये है कि आप मार्केट में जाओ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलो और उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो इससे आप लीड जनरेट कर सकते हो, बट इसके लिए भी आपको पास प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप यूएसपी पिच नहीं करोगे कंपनीज के, वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरे, अभी मार्केट में डाटा मिलते हैं, ठीक है, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म से डाटा प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम उनको पॉलिसी एंड प्रोसेस का ट्रेनिंग भी देते हैं, प्लस हम प्रोडक्ट नॉलेज भी उनको देते हैं। तो ये चीज़, और एफर्ट मतलब मिनिमम फीस में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा फीस बहुत ज़्यादा है, कि फीस इतना रखते हैं कि वो पे कर सकें और इस चीज़ को कर सकें। तो इसमें लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हो गया कि वो फिजिकली लीड जनरेट कर लें। दूसरा ये कि वो डाटा परचेस करें, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, डाटा मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, डाटा लेके कोल्ड कॉलिंग चालू कर सकते हैं। तीसरा, हमारे प्लेटफॉर्म में आके मेरे प्लेटफॉर्म में आके वो मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो एज वी यूज वर्ड पॉलिसी, एनबीएफसी की पॉलिसी और प्राइवेट बैंक की पॉलिसीज में क्या अंतर होता है? देखिए, मेजरली आपको 2-3 चीज़ें समझने पड़ेंगे। अगर बैंक जो है ना, थोड़ा सा बटा हुआ है। बैंक लोन्स भी करता है, बैंक इंश्योरेंस भी करता है, बैंक कैश डिपॉजिट भी लेता है और कैश देता भी है, ठीक है। तो बैंक का जो एक डिपार्टमेंट है, उसको हम लोग बैंक का बोलते हैं या कासा भी बोलते हैं, जिसकी एक अलग सेल्स टीम होती है, जो जाके सेविंग अकाउंट ओपन करती है, करंट अकाउंट ओपन करती है, डीमेट अकाउंट के बारे में बताते हैं, और एसआईपीज़ के बारे में बताते हैं, एफडीज़ के बारे में बताते हैं, इंश्योरेंस के, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। उनका एक लोन डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। तो बैंक और एनबीएफसीज जो है ना, सॉरी, बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स है, वो आरबीआई के अंडर के हिसाब से, पॉलिसीज़ के हिसाब से चलते हैं। तो वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर्स को नहीं ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एक लिमिट होती है कि भाई मैं इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा इनको नहीं दे सकता, चाह के भी। कस्टमर अगर लेना भी चाहे ना, तो कभी भी बैंक्स जो है उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेगी। अगर मान लो गलती से अगर दे दिए, तो आरबीआई को उसका जवाब देना पड़ता है। तो पहली बात तो बैंक्स ऐसा कभी करती नहीं है, ठीक है। और एनबीएफसीज जैसे जो बैंक्स, इसीलिए थोड़ी सी उनकी जो पॉलिसीज़ होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, कि अगर कस्टमर जेन्युइन है, सिविल स्कोर वगैरह सारा चीज़ अच्छा है, तो वो कर देते हैं। अगर इसमें से कुछ भी उनको थोड़ा सा गड़बड़ लगा, तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं। बट वहीं एनबीएफसीज जो है, पॉलिसीज़ इनके फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर किसी का सिविल में ओडी है, किसी को उन्होंने गारंटी दे दिया है, थोड़ा सा उनका प्रीवियस लोन में ऊपर नीचे हो गया था, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उन लोग लोन कर देते हैं। इसी वजह से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्लियर किया कि इस वजह से इनके पॉलिसीज़ जो है ना, थोड़े से अलग होते हैं। यस, सो बहुत सारी बातें हमें आज पता चल रही हैं। इसी के साथ में अगर कोई व्यक्ति वो सच में इंटरेस्टेड है और उसे सच में प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ में काम करना है एज ए बिजनेस, तो क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्राइटेरिया होता है? हमारे इंडिया में अगर किसी को वोट करना है, तो एज कितना लगता है? 18+। बस, अगर आप 18+ हो और इवन आप 10th पास हो, 12th पास हो, इवन ग्रेजुएट हो, तो इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। देखो, अगर आप 10th पास हो और 12th पास हो, तो इस काम को कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। बट आगे चल के अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ग्रेजुएट नहीं हो। क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी जो है, वो ग्रेजुएट्स को ही हायर करते हैं। तो इसमें किया ऐसे जा सकता है कि आप इस काम को करते करते अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर लो, अगर आपको जॉब करना है तो। इससे क्या होगा, पैसे भी कमा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपको जॉब भी मिल जाएगा। प्लस चाहे वो 40 में हो, चाहे 45 का हो या 50 का हो, वो इस काम को कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया में हर साल 2 से 3 एनबीएफसी कंपनीज फॉर्म हो रही है हर साल। लेकिन देखा जाए तो 3 से 4 साल बाद या तो कुछ रीजन वर्स वो बंद हो जा रही है, या तो डाउनफॉल में चली जा रही है। तो उनका डाउनफॉल में जाने का इंडिया में क्या रीजन?
अभी तो बहुत कम होता है, बट ये प्रीवियसली बहुत होता था। देखिए, लोन्स में चाहे मैं अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं, तो लोन्स में 4 पिलर होते हैं, मेजर 4 पिलर्स होते हैं। सेल्स टीम, क्रेडिट टीम, ऑपरेशन एंड कलेक्शन, ये 4 मेजर पिलर हैं। अगर ये चारों में से अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर ढंग से वर्क नहीं किया, तो उस कंपनी का डाउनफॉल जाना या उस कंपनी का बंद होना तय है। तो मेजरली ये चीज़ें हैं। दूसरा जो डाउनफॉल होता है कि ऐसी कंपनीज आती हैं जिनका बैक सपोर्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आज मैं टाटा के एग्जांपल लेता हूँ, तो टाटा की 3 एनबीएफसीज हैं, तो उसमें से अगर एक एनबीएफसी भी अगर डाउनफॉल में जा रहा है, तो टाटा मोटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और भी प्रॉफिट्स है, वहाँ से उसको बैकअप मिल जाएगा, उसको फंड मिल जाएगा, तो वो वापस रीस्टार्ट हो सकता है। बट ऐसी कंपनीज आई जो पूरे की पूरे इसी पे डिपेंडेंसी था और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट्स को या इस 4 पिलर को ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो कंपनी डाउनफॉल में चल जाती है, फिर एट द एंड उसे बंद करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं टीवीएस क्रेडिट की बात करता हूँ। टीवीएस क्रेडिट जो है फाइनेंस में आया और उसने कुछ लोन्स बांटने में बहुत गलतियाँ की, उसको शट डाउन करना पड़ा, सेल्स को बंद करना पड़ेगा। बंद करने के बाद सिर्फ कलेक्शन में उन्होंने ध्यान दिया, वापस वो अभी आके चालू कर दी। एक टाइम में बंद कर दिया था, बट अभी वापस उन्होंने सेल्स चालू कर दिया। पता ये क्यों हो पाया? इसलिए क्योंकि टीवीएस की एक और कंपनी है जो 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उससे उसको थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट मिला कि भाई चलो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो हुआ, इसको हम वापस से स्टार्ट करते हैं नए स्ट्रेटजीज के साथ में। तो अभी वापस नए स्ट्रेटजी से आई है और बहुत अच्छा कर रही है। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान देना रहता है। डेटा की बात करें, हर जगह डेटा यूज हो रहा है, हम ऐसे ही किसी को भी कोल्ड कॉल या हॉट कॉल नहीं कर सकते। सो फ्रॉम वेयर एनबीएफसी इज गेटिंग डेटा? एनबीएफसीज, तो एनबीएफसीज के पास कोई डाटा नहीं है, ठीक है। वो अपने जो सेल्स का जो फोर्स होता है, जो सेल्स की टीम होती है, वो उस पर वर्क करती है, वेंडर्स क्रिएट करती है, डीएसएस देती है, कनेक्टर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको अल्टरनेटली बिजनेस चाहिए ना, कस्टमर्स चाहिए, तो वो कस्टमर उनको कौन ला के देता है? उनकी इंटरनल सेल्स टीम ला के देती है। और ये क्या, छोटे छोटे फ्रेंचाइजी देते हैं कि भाई आप मेरे नाम से काम करो, है ना। जैसे मान लीजिए आप, हाँ, आज की रेट में अगर आपको मारुति की कार लेनी है, तो मारुति की कार लेना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? ठीक है। तो डीलरशिप जो है, मारुति ने उस डीलरशिप को ऑथराइज किया है कि भाई तुम इस प्लेटफॉर्म से, इस जगह से इस गाड़ी को बेचो, ठीक है, उसने ऑथराइज किया है। तो सेम ऐसे ही एनबीएफसीज और टाटा जो है वो एनबीएफसीज छोटे छोटे डीएसएस बनाते हैं, है ना, डीलरशिप्स बनाते हैं कि आप मेरे लोन प्रोडक्ट्स को आप सेल करो, जिसका मैं आपको कमीशंस दूंगी या मार्जिन दूंगी, ठीक है। तो ऐसा करके उनके डाटा एक्सपैंड होता है। उसके बाद होता कैसे है, ये मतलब बढ़ते कैसे हैं कि एक साल उन्होंने फंड किया, मान लो एक महीने में उन्होंने लगभग 100 कस्टमर्स को फंड किया, तो 100 लोगों का डाटा आ गया उनके पास में, ठीक है। ये 100 लोग डेटा, जो 100 लोग हैं, एक साल के बाद इनको फिर से नर्चर किया जाता है। एक साल के बाद उनकी ही टीम वापस कॉल करती है कि सर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या? सर आपके पास अभी आपने कार ले लिया, इस कार के ऊपर रीफाइनेंस चाहिए क्या? सर अभी आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? आपको पर्सनल लोन की, अगर वो सैलरीड है तो आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? सर आपको घर बनाने की, मतलब घर का प्लान कर रहे हैं क्या? हाउस लोन की रिक्वायरमेंट है क्या? तो उन कस्टमर्स को वो नर्चर करते हैं वापस रिकॉल करके। तो मैं तो ये आपको सिर्फ 1 साल का बताया, तो अगर कोई कंपनी मान लो अगर 5 साल टिक गई तो कितना डाटा हो गया उनके पास में। अगर एक महीने भी अगर वो 100 लोग को कर रहे हैं तो 1 साल का 1200 कस्टमर हुए, तो 5 साल के कितने हो गए? ऑलमोस्ट 6000 कस्टमर डाटा उनके पास आ गए। तो उसी को उन लोग वापस नर्चर करते रहते हैं। क्या, जैसे आप मान लीजिए अभी कार लिए हो, तो 4 साल के बाद आप फिर से चेंज करोगे ना, तो आप
फिर उनके कस्टमर बन गए। अगर आपके बाद आप प्रमोशंस हुआ, अब आपको खुद का घर लेना है तो आप होम लोन ले लोगे वहाँ से। तो ऐसा करके उनके पास डाटा एक्सपैंड हो रहा है। तो वो डाटा इकट्ठा नहीं करते हैं, वो सेल्स टीम बढ़ाते हैं। जितना चाहे वो सेल्स टीम, मतलब अपने डीएसएस देते हैं, अपने फ्रेंचाइजीज देते हैं, ब्रांचेस ओपन करते हैं एंड लड़कों को हायर करते हैं। तो ऐसा करके वो एक्सपैंड करते हैं, तब जाके उनको डाटा उनको मिलता है, फिर उस डाटा पे काम करते हैं। आई होप मैंने क्लियर Yes, किया। yes. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कस्टमर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करें, ताकि वो हम पे ट्रस्ट कर सके और दोबारा हमारे साथ काम कर सके। तो ये हम कैसे उनको यकीन दिला सकते हैं कि वी आर नॉट फ्रॉड, वी आर लीगल? सबसे पहले तो आप बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, है ना। तो आप पहले ही मीट में उसको सारी चीज़ें अच्छे से बताओ, एक एक पॉइंट क्लियर करो कि भैया इतने का लोन हो रहा है, इतना ब्याज लग रहा है, इतना किस्त आपको पटाना है, अगर एक चेक बाउंस हो गया तो इतना पैसा आपको लगेगा, अगर आप 2-3 ईएमआई नहीं दिए तो हम आपकी गाड़ी को सीज कर लेंगे, है ना, लीगल होगा आपके पास। वो सारी चीज़ें इफ़ एंड बट्स, मतलब एडवांटेज भी और डिसएडवांटेजेस भी उनको बताओ। शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक चीज़ अगर उनको आप बताओगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा मुझे सारा चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कई लोगों को लगता है, मैं सेल्स में देखा हूँ, कई लोगों को लगता है कि ना मैं माइनस पॉइंट बताऊंगा ना तो लोग डर जाएंगे। क्यों? वो अगर कल की डेट में अगर वो बाउंस करेगा तो बाउंसिंग चार्ज लगेगा ना, वो कल की डेट में वो डिस्प्यूट करेगा। उससे अच्छा आज ही उसको आप बता दो कि भैया अगर तुमने मेरा बाउंस किया तो पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। तो ये बताना है ना, तो शुरुआत में ही बता दो आप उसको, बाद में क्यों बताओगे? तो वो एक एक पॉइंट अगर आप उसको क्लियर कर रहे हो ना, तो ना वो आप पे ट्रस्ट करेगा और ऐसे ही आपका रिलेशन बिल्ड होता है। तो नेक्स्ट टाइम, जैसे आज भी मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं, वो मुझे बिलीव करते हैं कि नहीं यार, संतोष जो है वो काफ़ी अच्छा बंदा है, जो भी है वो अच्छे से बताता है और सारी क्लियरिटी रखता है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियरिटी रखता है, तो मेरे को इसके साथ एसोसिएट रहना चाहिए। इसीलिए एक तरह से मैं उनका जो है ना फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गया। उसको कोई भी फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी उसको डिसीजन लेना रहता है ना, तो मुझे कॉल करता है कि यार संतोष भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, हाँ संतोष भाई मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट है ना, ये ठीक है ना, एक बार चेक कर लो यार। क्यों? मैं तो उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, है ना, मैं कोई रिलेटिव हूँ। तो वो ट्रस्ट कैसे किया मेरे पे? क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले ही जो चीज़ किया था, एक रिलेशन बिल्ड किया उसके साथ, कि आज वो मुझे एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र मानता है कि यार ये मेरे को कुछ ना कुछ तो अच्छा बताएगा। तो अगर आप ये चीज़ अगर अपना 100% दे रहे हो, तो आपके साथ वो चीज़ें जो है ना सही जाएगी। तो ऐसे आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो कि डे 1 में ये सारा चीज़ बता दो। क्लैरिटी इज मस्ट। एंड एज वी नो कि भारत में 80% महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं। दे वांट टू डू समथिंग बट घर से निकलना नहीं चाहते हैं, कुछ करने की उमंग है, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने चाहते हैं। सो हाउ वुमेन कैन डू दिस जॉब्स? देखो, सबसे पहले तो एक मिथ का इशू है कि ना सेल्स अगर करना है तो देखना, तुम किसी से पूछोगे ना कि आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, सर सब करा लो, सेल्स मत बोलो सर। आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति सेल्स से अगर डरता है ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट जोन में रहता है और कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रोथ है ना वो रुकी रहती है, बहुत कम होती है। बट जिसको सेल्स पसंद है ना, वो हमेशा ग्रो करता है। आप देख लो, चाहे कोई भी कंपनी है, अगर उसका कंपनी का सेल्स टीम अच्छा नहीं है, सेल्स और मार्केटिंग अगर अच्छा नहीं है, वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं करती है। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि सेल्स मुझे नहीं करना, तो पहली बात तो ऐसा नहीं, पहली बात तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि सेल्स जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है, या सेल्स करने के लिए हमको फील्ड पे ही जाना पड़ेगा, कस्टमर से मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बीपीओ सेंटर्स जो कॉल आता है, शायद आपको भी आया होगा, मुझे तो आता ही है, आपको भी आता होगा, कि मैडम आपको कोई पॉलिसी चाहिए क्या, मैडम आपको कोई लोन चाहिए क्या, मैडम आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या। तो वो क्या हमारे रिलेटिव हैं? नहीं ना।
क्या हम उनको जानते हैं? नहीं ना, वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो आपने लिया। तो ऐसा करके वो महीने में करोड़ों लाखों रुपए का प्रोडक्ट सेल कर देती है, लोन प्रोडक्ट सेल कर देती है। तो एज यूजुअल आप हैं, वो वुमेन्स की बात कर रहा हूँ जो कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो बच्चियाँ जो उनकी शादी नहीं हुई है अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, बट उनको अभी इनिशियली कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से कर सकते हैं ना। डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर वो 2 घंटा भी इस काम को किए ना, तो वो महीने में 40 से 50 हज़ार रुपये काम कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि 2 घंटे में ऑन एन एवरेज कॉल 50 कॉल होता है। अगर मैं उनको डाटा एंड पॉलिसी एंड प्रोसेस सारा चीज़ सिखा दिया, तो मैं उनको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया। अब उनको क्या करना है? डेडिकेशन के साथ 2 घंटे काम करना है। तो 1 घंटे मतलब 2 घंटे में ऑलमोस्ट आप 40 to 50 कॉल्स अटेंड कर सकते हो। तो 40 से 50 कॉल अगर पर डे कर रहे हो, तो महीने में कितना हो गया? ऑलमोस्ट 500-600 कॉल हो गया। ठीक है, तो 500-600 कॉल अगर आप कर रहे हो महीने में, तो क्या एक लीड जनरेट नहीं होगा? मैं एकदम वर्स्ट सिनेरियो बात कर रहा हूँ, एक लीड तो होगा ही होगा। बट कंपनी बोलती है या मार्केट बोलता है 5 से 10% होता है, मैं 1% लेके चलता हूँ। अगर उनकी एक CNC की लीड अगर जनरेट कर लिया, ये एक बिजनेस उन्होंने जनरेट कर लिया, तो उससे उनको 30 से 40 हज़ार रुपया मिल जाएगा, जो कि अपने पेरेंट्स को या फैमिली को बहुत होता है वो अमाउंट। इवन वो अपने ग्रोथ के लिए भी उसको अगर यूज़ करती हैं कि उनको कुछ स्किल सीखना है या कुछ अब करना है, कुछ अलग बिजनेस करना है, तो वो ह्यूज अमाउंट होता है, क्योंकि वो जो पैसे हैं ना डायरेक्ट उनके अकाउंट में आता है। और जब भी अगर कोई ट्रांजेक्शन्स अगर अकाउंट्स में होता है ना, तो आपको लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे वो इस वर्क को कर सकते हैं।